तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रीन बिल्डिंग को, है ना। 3 टॉपिक देखेंगे आज यहाँ पे, ग्रीन बिल्डिंग, देन नेशनल बिल्डिंग कोड और फिर बायलॉज, है ना। तो सबसे पहले अपन ग्रीन बिल्डिंग को देखते हैं, है ना, कि ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हमने लिखा ग्रीन बिल्डिंग, पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझा दूंगा, है ना। बाकी तो आप लोगों को सब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी ही कि ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है ना। तो ग्रीन बिल्डिंग को हमने सबसे पहले लिया, ग्रीन बिल्डिंग क्या चीज़ है ना। यहाँ पे हेडिंग डाली हमने ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग, है ना। तो ग्रीन बिल्डिंग को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग क्या चीज़ होती है ना। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं ताकि फिर समझने में थोड़ी आसानी हो। तो ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग, 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 green building is the practice of creating structures, green building is the practice of creating structures and and using processes using processes using processes that are environmentally responsible, that are environmentally that are environmentally responsible, that are environmentally responsible, that are environmentally responsible, that are environmentally responsible and resource efficient, and resource efficient, and resource efficient, and resource efficient throughout a building's life, throughout a building's life, throughout a building's life, throughout a building's life, throughout a building's life cycle, throughout a building's life cycle, from from siting to design, siting to design, from siting to design, from siting to design, comma, construction, construction, operation, comma, construction, operation, operation, maintenance, 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 renovation, renovation, maintenance, renovation and demolition, and demolition। ठीक है, तो चलो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग क्या है। तो देखो, ग्रीन बिल्डिंग कुछ नहीं है, एक प्रैक्टिस है ऐसे स्ट्रक्चर बनाने की जिनमें कि ऐसी प्रोसेस लगे जो कि इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हो और रिसोर्स इफिशियंट हो पूरे के पूरे बिल्डिंग लाइफ साइकिल में। अब बिल्डिंग का लाइफ साइकिल क्या होता है, पहले तो बिल्डिंग कहाँ पे बनेगी उस साइट को देखना, फिर उसकी डिजाइनिंग करना, फिर उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना, फिर उस बिल्डिंग को रन करना मतलब ऑपरेट करना, फिर उसका मेंटेनेंस होता है, फिर उसका रिनोवेशन होता है और लास्ट में डिमोलिशन। तो मतलब जो जो प्रोसेस लग रही हैं बिल्डिंग के शुरुआत से लेके आखिरी तक में, वो सारी क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और रिसोर्स इफिशियंट होना चाहिए। इसी प्रैक्टिस को हम कहते हैं ग्रीन बिल्डिंग। ठीक है, तो ग्रीन बिल्डिंग कुछ भी नहीं है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जो कि इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हो। नेक्स्ट, अब ग्रीन बिल्डिंग के बारे में थोड़ी सी और बात लिख लेते हैं, है ना। तो ग्रीन बिल्डिंग की डेफिनेशन हमने समझ ली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख लेते हैं हम ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड, है ना। तो सबसे पहला हमने पॉइंट लिखा, अ ग्रीन बिल्डिंग इज वन, अ ग्रीन बिल्डिंग इज वन, अ ग्रीन building is one, a green building is one, a green building is one, which uses, which uses, which uses less water, which uses less water, comma, optimize energy efficiency, optimize energy efficiency, optimize energy efficiency,
ऑप्टिमाइज एनर्जी इफिशियंसी, optimize energy efficiency, conserves natural resources, conserves natural resources, conserves natural resources, natural resources, conserves natural resources, generates less, generates, क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा भाई पेन, आप चलेगा क्या, 1 मिनट है ना, पेन में दिक्कत हुई, ओहो ये क्या हो रहा है तेरी। ठीक है ना, फिर से रिटर्न आया है, जरा दिक्कत हो गई थी। चलो फिर यहाँ तक हमने लिख लिया, कंजर्व्स नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, जनरेट्स लेस वेस्ट, जनरेट्स 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 लेस वेस्ट, जनरेट्स लेस वेस्ट, एंड प्रोवाइड्स एंड प्रोवाइड्स एंड प्रोवाइड्स healthier space, and provides healthier space for provides healthier space for occupants and, and provides healthier space for occupants when compared to a conventional building, when ओ कदारी है क्या हो, एंड प्रोवाइड्स हेल्दियर स्पेस फॉर ऑक्यूपेंट्स, है ना, यहाँ तक हमने लिख लिया है। फिर आगे बढ़ते हैं, एंड प्रोवाइड्स हेल्दियर स्पेस फॉर ऑक्यूपेंट्स, एक मिनट ऑक्यूपेंट्स को फिर से लिख दूँ, ऑक्यूपेंट्स ऑक्यूपेंट्स देन और क्या है इसके लिए, व्हेन कंपेयर टू अ कन्वेंशनल बिल्डिंग, है ना, व्हेन कंपेयर टू अ कन्वेंशनल बिल्डिंग, व्हेन कंपेयर्ड टू अ conventional building, when compared to a conventional building, when compared to a conventional building। तो हमने एक बात और लिख ली, किसके बारे में, ग्रीन बिल्डिंग के बारे में, है ना, कि ग्रीन बिल्डिंग में क्या होता है, लेस वाटर लगता है, एनर्जी इफिशियंट होती है, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाती है, लेस वेस्ट जनरेट करती है, और एक हेल्दी स्पेस बनाती है रहने वाले लोगों के लिए एज कंपेयर टू कन्वेंशनल बिल्डिंग। ठीक है, अब देखो ग्रीन बिल्डिंग को हम इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग को इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल या हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग भी बोलते हैं। तो इस बात को भी हम लोग लिख लेते हैं, है ना, तो लिख लिया नोट करके, है ना, क्या लिखा कि ग्रीन बिल्डिंग इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग is also known as green building is also known as green building is also known as a sustainable, a sustainable, ये बात याद रखना है ना, a sustainable, green building is also known as a sustainable or high performance building, or high performance building, high performance building, high performance building। एक और बात लिख लेते हैं इसके बारे में, है ना, क्या है वो बताई थी मैंने, ग्रीन बिल्डिंग इज एन इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर, अ ग्रीन बिल्डिंग, अ ग्रीन बिल्डिंग, अ ग्रीन बिल्डिंग, अ ग्रीन बिल्डिंग इज एन इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर, ग्रीन बिल्डिंग इज एन इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर, ग्रीन बिल्डिंग इज एन इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर। ठीक है, हाँ, अब इससे रिलेटेड एक दो बातें और मैं बोलते जाता हूँ, आप सुनना ध्यान से, और जो ज़रूरी होगा मैं उसको फिर लिखवा भी दूंगा। ठीक है, देखो अब जो पहला पॉइंट है वो हम फिर से लिखेंगे, है ना, कि देखो ग्रीन बिल्डिंग को ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ पे अगर
ट्रीज आ रहे हैं तो उनसे कम से कम इंटरफेरेंस हो, मतलब ट्री को कम से कम काटना पड़े हमको, ठीक है। तो इस बात को मैं लिख देता हूँ फिर से, है ना। तो यहाँ पे लिखा मैंने ग्रीन बिल्डिंग, अ ग्रीन बिल्डिंग, अ ग्रीन बिल्डिंग, अ ग्रीन बिल्डिंग is constructed, a green building is constructed at the site, at the site, at the site with least interference, with least interference, with least interference, with least interference, as in case of, as in case of tree coming, tree coming, as in case of tree coming अप इन अ लैंडस्केप, है ना। जिस लैंडस्केप में अगर ट्री आ रहे हो तो वहाँ पे हम कम से कम ट्री को लॉस हो, है ना, उसी जगह पे हम बनाएंगे। अगर किसी लैंडस्केप में ट्रीज हैं काफ़ी सारे तो हम उसमें उस जगह पे बनाएंगे जहाँ पे हमको कम से कम ट्री को काटना पड़े, इन अ लैंडस्केप, इन अ लैंडस्केप। नेक्स्ट अगला पॉइंट, फिर देखो, फिर अगला पॉइंट में लिखूंगा नहीं, आपको सुनना है और याद रखना है ना। देखो, हमको लोकली अवेलेबल मटेरियल से अपनी ग्रीन बिल्डिंग को बनाना है ताकि इकोनॉमी रहे, है ना, कंस्ट्रक्शन में और ट्रांसपोर्टेशन दोनों में। फिर अगला पॉइंट है, ऐसे मटेरियल यूज़ करना है जो ड्यूरेबल हो और लेस मेंटेनेंस हो जिनका, ठीक है। ग्रीन बिल्डिंग बनाते टाइम ऐसे मटेरियल यूज़ करना है जो कि ड्यूरेबल हो और उनमें कम से कम मेंटेनेंस लग रहा हो। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बायोडिग्रेडेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स ऑफ रिन्यूएबल ओरिजिन कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड शुड बी यूज्ड, है ना। बायोडिग्रेडेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिनका कि ओरिजिन कैसा हो, रिन्यूएबल हो, है ना, और जो कि रीयूज किए जा सके और रिसाइकल किया जा सके, उनको हमको यूज़ करना है अपनी ग्रीन बिल्डिंग बनाने में। तो फिर से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको मैं लिख देता हूँ। तो अगेन, यूजिंग यूजिंग बायोडिग्रेडेबल, यूजिंग बायोडिग्रेडेबल, using biodegradable, using biodegradable construction material, using biodegradable construction material, using biodegradable construction materials of renewable origin, of renewable origin, of renewable origin, of renewable origin, which can be used, which can be used, which can be used, sorry, which can be reused, है ना, which can be reused or recycled, which can be reused or recycled, or recycled, which can be reused और recycled, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट जो हमारे लिए रहेगा वो क्या है, कंज्यूमिंग लेस वाटर एंड रिसाइकलिंग द वेस्ट वाटर, है ना। कम से कम हमको वाटर का यूज़ करना है और वाटर की रिसाइकलिंग करना है। फिर उसके बाद क्या होता है, मतलब सॉरी, मैंने क्या बोल दिया कि ये जो ग्रीन बिल्डिंग है ये लेस वाटर यूज़ करती है और रिसाइकल भी कर देती है वेस्ट वाटर का, ठीक है। उसके बाद एनर्जी बचाती है ना। फिर इसमें और क्या फ़ायदा मिलता है हमको, स्मोक, ऑडर और एग्जॉस्ट फ्यूम का इमिशन जो रहता है कम रहता है ग्रीन बिल्डिंग में, है ना। फिर उसके बाद ऑप्टिमम लाइट प्रोवाइड करती है हमको, कूलिंग प्रोवाइड करती है, वेंटिलेशन और एयर एक्सचेंज प्रोवाइड करती है। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, कंफर्टेबल होती है, सेफ होती है, हेल्दी होती है और नॉन हजार्डस इंटरनल स्पेस होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखना है आपको ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने लिखवा दिए हैं, एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि देखो, ग्रीन बिल्डिंग कम वाटर यूज़ करती है और वेस्ट वाटर को रिसाइकल भी करती है। फिर अगली बात, एनर्जी बचाती है ना। फिर स्मोक, ऑडर, एग्जॉस्ट फ्यूम का इमिशन कम होता है ग्रीन बिल्डिंग में, है ना। ऑप्टिमम लाइट, कूलिंग, वेंटिलेशन और एयर एक्सचेंज मिलता है हमको ग्रीन बिल्डिंग के अंदर। फिर कंफर्टेबल होती है, सेफ होती है, हेल्दी होती है और नॉन हजार्डस इंटरनल स्पेस होती है ग्रीन बिल्डिंग की ग्रीन बिल्डिंग में, ठीक है। चलो अब हम बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग देखते हैं, ठीक है ना। तो बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग,
बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। दो तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं हमको ग्रीन बिल्डिंग से, टेंजिबल और इनटेंजिबल, है ना। तो दोनों को मैं मेंशन कर देता हूँ अभी। बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग, बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग, बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। चलो, तो दो तरीके के बेनिफिट्स हैं हमको ग्रीन बिल्डिंग से, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो पहले अपन लिखते हैं टेंजिबल बेनिफिट्स के बारे में, है ना। तो पहला है हमारा टेंजिबल बेनिफिट्स, है ना, टेंजिबल बेनिफिट्स, टेंजिबल बेनिफिट्स, है ना। तो टेंजिबल बेनिफिट्स में क्या क्या आएगा, देखो लिख लेते हैं इसके बारे में बात थोड़ी सी। द मोस्ट टेंजिबल बेनिफिट्स आर द मोस्ट द मोस्ट टेंजिबल द मोस्ट टेंजिबल benefits are the most tangible benefits are the reduction in water and energy, reduction reduction in water reduction in water and energy, reduction in water and energy consumption, reduction in water and energy consumption, reduction in water and energy consumption right from day one of occupancy, right from डे वन ऑफ ऑक्यूपेंसी, है ना, डे वन ऑफ ऑक्यूपेंसी। तो पहले दिन से हमको वाटर का रिडक्शन मिलेगा ग्रीन बिल्डिंग में और एनर्जी कंजम्पशन कम से कम होगा, है ना। तो ये तो हो गया हमारा पहली बात। अब देखो जो एनर्जी सेविंग होती है वो 20 से 30% होती है ना, एक कन्वेंशनल बिल्डिंग की तुलना में। ग्रीन बिल्डिंग में जो ग्रीन बिल्डिंग में एनर्जी सेविंग होती है वो 20 से 30% होती है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल बिल्डिंग। और जो वाटर सेविंग होती है वो 30% से 50% होती है, किसके कंपैरिजन में, अगेन कन्वेंशनल बिल्डिंग के कंपैरिजन में। तो इस बात को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। एनर्जी सेविंग एनर्जी एनर्जी सेविंग एनर्जी सेविंग रेंजेस फ्रॉम 20% टू 30%, 20% टू 30%, ये हो गया। सेकंड, वाटर सेविंग वाटर सेविंग water saving ranges from water saving ranges from 30% to 50%, 30% to 50%, है ना। तो ये बात हमने लिख ली। अब टेंजिबल का हो गया, अब इंटेंजिबल बेनिफिट्स को देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड है हमारा इंटेंजिबल बेनिफिट्स, है ना। सेकंड है हमारा इंटेंजिबल बेनिफिट्स। ग्रीन बिल्डिंग के इंटेंजिबल बेनिफिट्स क्या है। intangible intangible benefits intangible benefits। चलो, intangible benefits में हम आए। intangible benefits क्या है, इन्हेंस्ड एयर क्वालिटी, ठीक है। इंटेंजिबल बेनिफिट्स में क्या आएगा, इन्हेंस्ड एयर क्वालिटी, है ना, इन्हेंस्ड एयर क्वालिटी। क्योंकि आपने जो मटेरियल लिए हैं अंदर यूज़ करे हैं उसको बनाने में, वो क्या है, इको फ्रेंडली है, तो वो आपकी एयर को पॉल्यूट नहीं करेंगे। बाकी हम जो कन्वेंशनल मटेरियल यूज़ करते हैं नॉर्मल बिल्डिंग में, वो क्या होते हैं, कुछ ना कुछ हमको हमारी एयर को पॉल्यूट करते हैं। फिर एक्सीलेंट डे लाइटिंग, एक्सीलेंट डे लाइटिंग, एक्सीलेंट डे लाइटिंग बढ़िया रहेगी, है ना, आपकी ग्रीन बिल्डिंग में। क्योंकि आपका ओरिएंटेशन ही ऐसा रहेगा उसका कि आपको लाइट बढ़िया मिले। इन्हेंस्ड डे लाइटिंग, हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द ऑक्यूपेंट्स, हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द ऑक्यूपेंट्स, हेल्थ एंड वेल बीइंग, हेल्थ एंड वेल बीइंग of the occupants, health and well-being of the occupants, health and well-being of the occupant, safety benefits, safety benefits। फिर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज,
कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ये भी इंटेंजिबल बेनिफिट्स में आएगा, है ना, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी इंटेंजिबल बेनिफिट्स की, है ना, कि क्या क्या इंटेंजिबल बेनिफिट्स हमको मिलेंगे किसमें, ग्रीन बिल्डिंग में। चलो, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। ठीक है, अब देखो हमने एडवांटेज देख लिए ग्रीन बिल्डिंग के, अब हमको डिसएडवांटेज देखना है। चलो, तो मैं शॉर्ट शॉर्ट में मेंशन कर दूंगा डिसएडवांटेज को, और अच्छे से वो कर दूंगा एक्सप्लेन, है ना, आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमको तो कीवर्ड्स आने वाले हैं बस वहाँ पे एग्जाम में। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रीन बिल्डिंग, ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। अब देखो अभी अपन ने पूरा देखा था इसके ऊपर ही, है ना, इंटेंजिबल बेनिफिट्स में, कि हमको जो डे लाइट है वो बढ़िया मिलने वाला है ना। तो उसके लिए क्या होगा कि जो हमारा स्ट्रक्चर का ओरिएंटेशन होगा, मतलब जो हमारी बिल्डिंग है उसका ओरिएंटेशन हमको ऐसा रखना है कि भैया हमको प्रॉपर डे लाइट मिले, है ना। अब इसमें क्या होगा कि जो अगल बगल बिल्डिंग वाले होंगे उनका कुछ ना कुछ नुकसान होगा, है ना, क्योंकि हम अपना स्ट्रक्चर की पोजीशन ऐसी रखेंगे कि हो सकता है कि अगल बगल वालों का कुछ सूर्य का प्रकाश रुके दिन का। ठीक है, तो इसी को हमने पहला पॉइंट क्या बोल दिया हमने कि स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन। ठीक है, पहला पॉइंट हमने क्या बोल दिया, स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन। तो अब स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन डिसएडवांटेज में कैसे आ गया, क्योंकि भैया ये रखना ही सबसे मुश्किल काम है ना, इसलिए इसका डिसएडवांटेजेस में गिना जा रहा है। क्यों, क्योंकि अगल बगल वाले से आपका फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन इन द सेंस मन मुटाव होंगे कि यार तुमने हमारा लाइट रोक लिया, है ना, तुम्हारी बिल्डिंग के कारण हमारा लाइट रुक रहा है। तो वही चीज़, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि भैया इसका जो डिसएडवांटेज है वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इसका स्ट्रक्चर का ओरिएंटेशन करना। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन, है ना, पहला डिसएडवांटेज हो गया स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन, स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन, पहला पॉइंट हो गया स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन। सेकंड पॉइंट हो गया ग्रीन रूफ, सेकंड पॉइंट क्या हो गया, ग्रीन रूफ। अब ये ग्रीन रूफ्स क्या होती हैं, है ना, ये देखो भाई ये नॉर्मल कन्वेंशनल रूफ से हेवी होती हैं, क्यों, क्योंकि इसमें अलग अलग चीज़ें रहती हैं, वेजिटेशन की लेयर रहेगी, है ना, उसका ड्रेनेज मीडियम होगा, फिर इंसुलेशन के लिए वाटर स्टोरेज भी रहता है इसके अंदर, है ना, फिर इसका जो सपोर्ट रहता है वो हेवी रहता है एज कम्पेयर टू किसके, जो हमारी कन्वेंशनल रूफ होती है ना, जो हमारी कन्वेंशनल रूफ होती है उसके कंपैरिजन में इसका जो रूफ का सपोर्ट होता है वो हेवी होता है। तो ग्रीन रूफ बनाना भी, है ना, एक टफ टास्क है, इसलिए इसको क्या गिना जाता है कि एक डिसएडवांटेज है। फिर तीसरा एयर कूलिंग फीचर। अब आपको पता है हम नेचुरली हमारी बिल्डिंग की कूलिंग कर रहे हैं, है ना, तो हम नेचुरली क्या होता है कि टेम्परेचर को हमारे हिसाब से मैनेज कर पाना पॉसिबल नहीं होता, वो तो जो नेचर ने हमको दिया है वैसे ही रहेगा। तो इसका अगला डिसएडवांटेज क्या है, एयर कूलिंग फीचर्स। अगला डिसएडवांटेज है एयर कूलिंग फीचर्स, एयर कूलिंग फीचर्स, है ना, क्योंकि सब कुछ नेचुरली होने वाला है, तो अब वो उसको हम अलग अलग व्यक्ति अपने हिसाब से मैनेज नहीं कर सकता। भाई मान लो आपकी नॉर्मल कन्वेंशनल बिल्डिंग होती है, आप एसी लगा लेते हैं तो आपके हिसाब से आप टेम्परेचर मैनेज करते। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट है ग्रीन बिल्डिंग्स आर एक्सपेंसिव। अब इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, है ना, इसको, क्योंकि इस पे हो सकता है इस पे सवाल आ जाए हमको, है ना। ग्रीन बिल्डिंग्स आर एक्सपेंसिव, ग्रीन बिल्डिंग्स, ग्रीन BUILDING, है ना, BUILDING, ग्रीन बिल्डिंग्स आर एक्सपेंसिव। ठीक है, अब देखो बनाने में महंगी है सिर्फ ये, ठीक है, इसकी ऑपरेशन कॉस्ट हमको सस्ती आती है, बट ये बनाने में एक कन्वेंशनल बिल्डिंग से महंगी पड़ती है। क्यों, क्योंकि जो मटेरियल है वो महंगे हैं। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट है, मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, लास्ट जो इसका वो है डिसएडवांटेज, ग्रीन होम्स आर लेस अपीलिंग, है ना, ग्रीन होम्स आर लेस अपीलिंग, है ना, दिखने में ग्रामा इतने अच्छे नहीं लगेंगे आपको, ग्रीन होम्स आर लेस अपीलिंग, ग्रीन होम्स आर लेस अपीलिंग, लेस अपीलिंग, ग्रीन होम्स आर लेस अपीलिंग। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे डिसएडवांटेज भी कवर किसके, ग्रीन बिल्डिंग के। अब अगला टॉपिक है हमारा डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर ग्रीन बिल्डिंग, है ना, डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर ग्रीन बिल्डिंग। इससे फिर से सवाल आने के चांसेस है कौन कौन से आपको फैक्टर ध्यान रखना पड़ेंगे ग्रीन बिल्डिंग को बनाते टाइम, डिज़ाइन करते टाइम। ठीक है, तो वो पॉइंट भी मैं लिख दे रहा हूँ, मेंशन कर दे रहा हूँ, है ना, डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर ग्रीन बिल्डिंग। हो रहा है, एक मिनट, एक मिनट, है ना, एक मिनट, हाँ ठीक है। चलो, डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर ग्रीन बिल्डिंग, डिज़ाइन क्राइटेरिया,
डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर ग्रीन बिल्डिंग, डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर ग्रीन बिल्डिंग, है ना। 4 पैरामीटर हैं, उनका ध्यान रखना है हमको। बाकी तो जनरल अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपकी, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्राइटेरिया क्या है, डे लाइट। अभी हमने बता दिया कि भैया लाइट हमको नेचुरली लाना है, लाइट और टेम्परेचर को नेचुरली मेंटेन करना है, तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा डिज़ाइन करते टाइम। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, डे लाइट, ठीक है। हमको मैक्सिमाइज करना है नेचुरल लाइट को, जो है ना, जो दिन में नेचुरल लाइट आ रहा है उसको मैक्सिमाइज करना। मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, ऐसा ओरिएंटेशन रखेंगे अपनी बिल्डिंग का कि डे लाइट मैक्सिमाइज हो जाए। दूसरा नेचुरल वेंटिलेशन, है ना। तो ये 2 पॉइंट तो इजीली याद करे जा सकते हैं, या जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी आंसर दिया जा सकता है। नेचुरल वेंटिलेशन, नेचुरल वेंटिलेशन। तीसरा है कंफर्ट, कंफर्ट का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, कंफर्ट, है ना। तीसरा पॉइंट है कंफर्ट। अब कंफर्ट से मतलब क्या है कि भैया अंदर सफोकेशन वगैरह नहीं हो, है ना, और टेम्परेचर कुछ ज़्यादा आया एकदम कम नहीं हो जाए। तो वही आपको कंफर्ट का ध्यान रखना है कि भैया टेम्परेचर ज़्यादा हो गया एकदम तो गर्मी लगने लगेगी अंदर, टेम्परेचर एकदम कम हो गया तो ठंडी लगने लगेगी, है ना। तो ऐसा टेम्परेचर और ऐसा एयर फ्लो बना के रखना है आपको कि आपको कंफर्ट रहे, है ना, सफोकेशन नहीं हो, दूसरी चीज़ ये बात। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट है मटेरियल्स और डिवाइसेस, है ना। मटेरियल्स और मटेरियल्स और डिवाइसेस, मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। अब देखो, जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो या जो भी डिवाइस आप लगा रहे हो अपने घर में, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, उसकी पहले तो उसने मतलब उसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट कम से कम हो, है ना। मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाए, पहली चीज़ तो ये है ना, और अगर पहुंचा रही हो तो बहुत कम से कम पहुंचाए, है ना। उसके बाद एनर्जी कंजम्पशन उनका बहुत कम होना चाहिए, है ना। एनर्जी कंजम्पशन क्या होना चाहिए उनका, लो होना चाहिए। अगर वाटर कंज्यूम कर रहे हैं वो डिवाइसेस तो उनका वाटर कंजम्पशन कम होना चाहिए, और जहाँ तक हो सके हमको रिन्यूएबल मटेरियल्स का यूज़ करना है। तो ये 4 डिज़ाइन क्राइटेरिया हैं, आपको ध्यान रखना है अच्छे से ग्रीन बिल्डिंग के लिए। क्या क्या, डे लाइट, नेचुरल वेंटिलेशन, कंफर्ट और मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। नेक्स्ट, अब अगला टॉपिक क्या है उसको देखते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को ऐसा लग रहा है कि सवाल आ सकता है ना। तो ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम बहुत सारे हैं, अलग अलग देशों ने अपने अलग अलग बना रखे हैं, बट हमको दो मेनली पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं यूनिवर्सली, और एक इंडिया में मेनली यूज़ होता है। तो एक है ग्रीहा और दूसरा है लीड, ठीक है। तो दोनों को हम वन बाय वन करके देखते हैं। आपको इनकी रेटिंग पॉइंट्स याद रखना है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या रेटिंग मिलती है वो याद रखना है। चलो, तो अब हम ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम देखते हैं। ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम, ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम, ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम, ठीक है। ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम, पहले हम इंडिया वाला पढ़ेंगे फिर हम यूएस वाला देख लेंगे, है ना। ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे है हमारा गृहा, फर्स्ट नंबर पे है गृहा, फर्स्ट नंबर पे है गृहा, GRIHA, है ना, GRIHA। इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्रीन रेटिंग, ग्रीन रेटिंग, ग्रीन रेटिंग, ग्रीन रेटिंग, ग्रीन रेटिंग फॉर फॉर इंटीग्रेटेड, फॉर इंटीग्रेटेड, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, असेसमेंट, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ठीक है। चलो, तो गृह का जो ये वर्ड है, ये संस्कृत वर्ड है ना, इसका मतलब होता है एबॉर्ड, एबॉर्ड का मतलब होता है निवास, है ना, मतलब रहने का स्थान। तो अब इसके बारे में हम छोटी छोटी बातें फटाफट लिखना चालू करते हैं, फिर इसका रेटिंग सिस्टम देख लेंगे ना, थोड़ी सी बातें लिखना जरूरी है। तो गृह जो है एक संस्कृत वर्ड है ना, ये है संस्कृत वर्ड, संस्कृत वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग, मीनिंग होता है एबॉर्ड, है ना। गृह जो है वो संस्कृत वर्ड है, इसका मीनिंग होता है एबॉर्ड, ABODE। एबॉर्ड का मतलब होता है निवास, ठीक है। हिंदी में अगर इसका अर्थ निकाले तो वो होता है निवास, ठीक है। फिर अब ये क्या करता है, गृह करता क्या है ना, तो देखो, इट इवेल्युएट्स, इट इवेल्युएट्स
it evaluates the environmental performance. It evaluates the environmental performance. It evaluates the environmental performance. It evaluates the environmental performance of a building. It evaluates the environmental performance of a building. It evaluates the environmental performance of a building holistically, holistically, holistically over its entire, over its entire cycle, over its entire cycle. वो साइकिल अभी बताया था ना आपका, बनने से लेके डिमोलिशन तक, है ना। thereby thereby providing a thereby providing a thereby providing a definitive thereby providing a definitive standard definitive standard thereby providing a definitive standard for what constitutes a for what constitutes a green building, for what constitutes constitutes है ना, constitutes a green building, a green building। तो देखो गृहा क्या करता है, देखो गृहा है ना, आपकी जो ग्रीन बिल्डिंग है उसको असेस करता है ना, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ठीक है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस के बेसिस पे एक बिल्डिंग को इवेल्युएट करता है उसके पूरे लाइफ साइकिल में। और देखो अब ये तो क्या है कि एक ग्रीन बिल्डिंग क्या है, नया कॉन्सेप्ट है ना, इसमें दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट होता ही जा रहा है। तो गृहा की मदद से क्या होता है कि बिल्डिंग के पूरे लाइफ साइकिल के दौरान उसका इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस देखा जाता है और नए नए स्टैंडर्ड हमको पता चलते हैं, है ना, नए नए स्टैंडर्ड हमको पता चलते हैं इसके लिए कि हम ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए और नए स्टैंडर्ड्स क्या सेट कर सकते हैं। तो गृहा का ये काम है ना, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस के बिहाफ पे बिल्डिंग को एवेल्युएट करना और नए स्टैंडर्ड सेट कर देना, जो हमने पुरानी बिल्डिंगों से सीख ली है उसको आगे की बिल्डिंगों में अप्लाई करना है। अब गृहा को बनाया किसने, है ना, गृहा को बनाया है टेरी ने। गृहा को बनाया किसने है, टेरी ने, तो वो भी लिख लेते हैं हम। डेवलप्ड बाय डेवलप्ड बाय टेरी डेवलप्ड बाय टेरी, TERI, ठीक है, टेरी। टेरी का फुल फॉर्म क्या है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, है ना, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, RESORCE, द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट, ठीक है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट। फिर इसको देखो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अडॉप्ट कर रखा है, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था कि यह इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसने ग्रीन बिल्डिंग को रेटिंग देने के लिए ये गृहा सिस्टम को ही अडॉप्ट कर रखा है। तो ये पॉइंट भी लिख लेते हैं हम। अडॉप्टेड बाय अडॉप्टेड बाय अडॉप्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ adopted by Ministry of Ministry of New and New and Renewable Energy, New and Renewable Energy, adopted by Ministry of New and Renewable Energy, adopted by Ministry of New and Renewable Energy। अब ये किन किन क्राइटेरिया के बेसिस पे किसी बिल्डिंग की रेटिंग करता है वो देखते हैं ना। फिर से अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जितने पॉइंट लिख रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट ही है, कुछ भी पूछ सकता है। क्राइटेरिया, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको ना। एक तो ग्रीन बिल्डिंग की डेफिनेशन ध्यान रखना है, उसके एक डिज़ाइन पैरामीटर ध्यान रखना है, और तीसरी ये इंपॉर्टेंट चीज़, बस हम एक थोड़ा सा और बचा है इसमें वो लिख लें तो ये पूरा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, है ना। अच्छा, जरूरी जरूरी चीज़ें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो क्राइटेरिया में हमने लिखा पहला क्राइटेरिया, ठीक है, पहला क्राइटेरिया है इट असेसेस अ बिल्डिंग, इट असेसेस असेसेस अ बिल्डिंग, इट असेसेस अ बिल्डिंग, it assesses a building out of out of 34 criteria, out of 34 criteria, and it assesses a building out of 34 criteria and and awards points and awards points on a scale of 100, on a scale of 100, on a
स्केल ऑफ 100। देखो 34 क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे ये गृह जो है असेस करता है किसी भी बिल्डिंग को। वो फिर 100 पॉइंट की एक स्केल है ना, 0 से लेकर सॉरी 100 पॉइंट तक की एक स्केल है ना। वो पॉइंटिंग में बता दूंगा कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अभी वो पूरी स्केल हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो 100 पॉइंट की जो मैक्सिमम पॉइंट है, मतलब इसमें 100 है ना। तो 100 पॉइंट की एक स्केल है। उनमें से नंबर दिए जाते हैं कब, ये 34 पॉइंट, जो 34 क्राइटेरिया जो है इन पे असेस करने के बाद। नेक्स्ट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, in order to qualify for griha, in order to in order to qualify in order to qualify for griha, in order to qualify for griha certification, for griha certification, in order to qualify for griha certification, a project must achieve, a project a project must achieve at least 50 points, at least 50 points, at least 50 points, कम से कम 50 पॉइंट होना चाहिए गृह सर्टिफिकेशन के लिए। थर्ड वाला, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इन ऑर्डर टू क्वालिफाई, सॉरी, सर्टेन क्राइटेरिया और सब क्राइटेरिया, सर्टेन क्राइटेरिया और सब क्राइटेरिया और सब क्राइटेरिया आर मैंडेटरी, आर मैंडेटरी, आर मैंडेटरी एंड एंड हैव टू बी and have to be compelled and have to be compelled for the project, for the project, for the project to be at all, to be at all eligible for rating, eligible for rating, eligible for rating, ठीक है। क्या बोल रहा है ये पॉइंट कि कुछ कुछ क्राइटेरिया जो है या सब क्राइटेरिया है वो मैंडेटरी, मतलब वो जरूरी ही है ना, प्रोजेक्ट को एलिजिबल करने के लिए ग्रीन रेटिंग की, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, ये लिख लिया। अब हम इसका जो स्कोर है वो लिख रहे हैं ना, उसको बिल्कुल याद कर लेना आपने, है ना। कभी आया एग्जाम से क्वेश्चन तो हो सकता है यहाँ से आ जाए, है ना। तो हम प्रोजेक्ट स्कोरिंग देख रहे हैं, प्रोजेक्ट स्कोरिंग, प्रोजेक्ट स्कोरिंग, ठीक है। प्रोजेक्ट स्कोरिंग, प्रोजेक्ट स्कोरिंग लिखी, थोड़ी सी टेबल बनाना पड़ेगी एक इसमें, पॉइंट्स, है ना, या मैं कॉलम में ही बना देता हूँ पॉइंट्स, और इधर साइड में लिख दिया रेटिंग, है ना, उसकी रेटिंग क्या है, ठीक है। पॉइंट्स और रेटिंग, तो मिनिमम पॉइंट मैंने आपको बता रखे थे, है ना, कितने पॉइंट चाहिए, कम से कम 50 पॉइंट चाहिए। तो अब लिखना चालू करते हैं। 50 से 60 पॉइंट के बीच में क्या रेटिंग रहेगी, है ना। अगर किसी बिल्डिंग को 50 से 60 पॉइंट मिले हैं तो उसकी रेटिंग क्या है, 1 स्टार, ठीक है, 1 स्टार रेटिंग है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 स्टार, 1 स्टार गृह रेटेड बिल्डिंग, 1 स्टार गृह रेटेड बिल्डिंग, 1 स्टार गृह रेटेड बिल्डिंग, ठीक है, 1 स्टार गृह रेटेड बिल्डिंग। अब 61 से 70 पॉइंट है ना, 61 से 70 पॉइंट, तो 2 स्टार मिलेंगे, ठीक है। इसको क्या मिलेंगे, 2 स्टार। बाकी पूरा ऐसा का ऐसा है ना, ये जो पूरी लाइन लिखी हुई है, स्टार गृह रेटेड बिल्डिंग। बाकियों में मैं लिखूंगा नहीं, बस नंबर लिख दूंगा। 71 से 80, 71 से 80 में 3 स्टार है, 81 से 90 में, 81 से 90 में 4 स्टार है, 91 से 100 पे 5 स्टार है, 91 से 100 पे 5 स्टार है। तो ये मैंने प्रोजेक्ट स्कोरिंग भी लिखा दिया आपको। ये किसकी है, गृह की, है ना। अभी लीड की भी आएगी आगे, तो लीड का भी अपने को ध्यान रखना है। पर उसमें क्या है, 1 स्टार 2 स्टार नहीं मिलता, उसमें सर्टिफिकेट मिलता है ना, कि सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम ऐसा। चलो, तो अब हम लीड के बारे में पढ़ लेते हैं। गृह के बारे में पढ़ लिया है हमने, अब हम लीड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा रेटिंग टूल है वो है लीड, ठीक है। क्या है वो, लीड। ये यूएस का है, ठीक है, पर ये यूनिवर्सली सबसे ज़्यादा अडॉप्टेड है ना, यूनिवर्सली सबसे ज़्यादा अडॉप्टेड है। इंडिया में भी रेटिंग दी जाती है लीड के बिहाफ पे भी। तो लीड का फुल फॉर्म है लीडरशिप इन, लीडरशिप इन लीडरशिप इन
इनके फुल फॉर्म भी याद रखना है ना, हो सकता है फुल फॉर्म ही पूछ ले। एनर्जी एंड लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन। लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन। लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन। चलो अब इसके बारे में दो चार पॉइंट लिखते हैं शॉर्ट शॉर्ट में फटाफट, और फिर इसकी स्कोरिंग देखते हैं। टू अचीव लीड सर्टिफिकेशन, टू अचीव लीड सर्टिफिकेशन, अचीव लीड सर्टिफिकेशन, अचीव लीड सर्टिफिकेशन, a project a project earns points earns points by by adhering by adhering to prerequisite to prerequisite prerequisite and credits and credits that addresses that addresses AWDRESS and addresses carbon carbon energy carbon energy water water waste, then transportation materials health and indoor environmental quality and indoor environmental quality indoor environmental quality and indoor environmental quality। चलो देखो क्या होता है, लीड ने क्या करा है, पहले से कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर रखे हैं, है ना, कि भैया आपको इन इन क्राइटेरियाओं के ऊपर काम करना है तो आपको क्या मिलेंगे, क्रेडिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो वो प्री रिक्विसाइट्स मतलब का मतलब ही क्या है, प्री रिक्विसाइट्स का मतलब होता है कि जो पहले से निर्धारित है ना। अब वो पहले से निर्धारित क्या क्या है भाई, कार्बन, एनर्जी, वाटर, वेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल, हेल्थ और इंडोर इन्वायरमेंटल क्वालिटी, ऐसे पॉइंट्स उनने डिस्क्राइब कर रखे हैं कि आपको इन इन कामों पे, सॉरी इन इन बातों पे ऐसा ऐसा काम करना है तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो लीड का सर्टिफिकेशन अचीव करने के लिए हमको पता चल गया कि क्या है, उनने पहले से प्री रिक्विसाइट डिसाइड कर रखे हैं, उन उन चीज़ों पे काम करो आपको क्रेडिट मिलेंगे, है ना। अब लीड सर्टिफिकेशन जैसे अभी हमने उसमें देखा, उसकी स्कोरिंग देखी, गृहा की स्कोरिंग देखी, अब इसे लीड में सर्टिफिकेशन होता है ना, तो वो देख लेते हैं फिर से, अगेन इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो लीड सर्टिफिकेशन नेक्स्ट हमने हेडिंग डाली लीड सर्टिफिकेशन। लीड सर्टिफिकेशन ये याद रखना है आपको, लीड सर्टिफिकेशन, लीड सर्टिफिकेशन। चलो इसमें हमने लिखा पॉइंट्स, इसमें हमने लिखा पॉइंट्स, वहाँ पे भी पॉइंट्स थे, और फिर यहाँ पे रेटिंग की जगह क्या आ जाएगा, सर्टिफिकेट आ जाएगा, है ना। वहाँ पे रेटिंग थी, यहाँ पे सर्टिफिकेट आ जाएगा कि कौन सा सर्टिफिकेट आपको मिलता है। चलो तो अब हमने लिखा अगर आपके 40 से 49 पॉइंट आए, 40 से 49 पॉइंट्स आए हैं तो आपको मिलेगा सर्टिफाइड का सर्टिफिकेट। ठीक है, कि आप सर्टिफाइड हो ग्रीन बिल्डिंग के लिए, आप सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग हो। फिर उसके बाद अगर आपके 50 से 59 पॉइंट आए हैं तब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सिल्वर, है ना। सर्टिफिकेट कौन सा मिलेगा, सिल्वर। उसके बाद आपके अगर आए हैं 60 से 79 पॉइंट, 60 से 79 पॉइंट तब आपको मिलेगा गोल्ड, तब आपको मिलेगा गोल्ड। देन अगर आपके 80 प्लस पॉइंट है, 80 प्लस, ठीक है 80 प्लस पॉइंट है तो आपको मिलेगा प्लेटिनम। क्या मिलेगा आपको, प्लेटिनम, है ना। तो यहाँ पे आके हमने लीड सर्टिफिकेशन को भी कंप्लीट कर लिया। अब इसमें एक पॉइंट और बचा है वो भी मैं लिखवा देता हूँ, है ना, जो पीछे लिखवाना भूल गया इसको, जैसे उसको डेवलप टेरी ने करा था, इसको किसने डेवलप करा है वो भी लिखवा दे रहा हूँ। तो ये जो लीड सर्टिफिकेशन था ये डेवलप्ड किसने करा था, डेवलप्ड बाय
डेवलप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, डेवलप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है ना, यूएसजीबीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूएसजीबीसी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं यूएसजीबीसी, तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूएसजीबीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल को शॉर्ट में बोलते हैं यूएसजीबीसी। ये हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आके लीड भी खत्म, और इसी के साथ हमने ग्रीन बिल्डिंग को भी एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डाटा इकट्ठा कर लिया है अपने पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वीडियो तो शायद मैं लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, बट हो सके तो इसको पढ़ जाना और एक बार पीडीएफ देख जाना। चलो, तो अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड। ठीक है, नेशनल बिल्डिंग कोड पे दो जगह से क्वेश्चन आए हुए हैं जो अभी तक मैंने दूसरी दूसरी पीएससी में एग्जाम में देखे हैं। एक तो आया है नेशनल बिल्डिंग कोड के पार्ट्स कितने हैं और उन पार्ट्स में किस किस पार्ट में क्या दे रखा है, और दूसरा आया है क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग पे। ठीक है, तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो हमने हेडिंग डाली नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 है ना। देखो, ऐसा नहीं कि 2016 में भी नेशनल बिल्डिंग कोड बना है, अभी रिसेंट वर्जन हमारे पास 2016 का है, उससे पहले भी बने हैं, है ना नेशनल बिल्डिंग कोड। एक मिनट, पेन कनेक्ट कर लो, पेन कनेक्ट से क्या करना, एक मिनट। ठीक है, चलो, तो हेडिंग डाली नेशनल बिल्डिंग कोड 2016, नेशनल बिल्डिंग कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 है ना, नेशनल बिल्डिंग कोड 2016। चलो, तो सबसे पहले हम पार्ट मेंशन कर देते हैं, है ना, पार्ट में क्या क्या है। तो एक तरफ मैंने पार्ट डाल दिया है ना, पार्ट डाल दिया। अच्छा, ऐसा लिखा रहेगा, देखो, पार्ट 0, पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2। पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉलम के फॉर्म में डाल दे रहा हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा वो नहीं हो, है ना, बार बार पार्ट पार्ट लिखने में टाइम वेस्ट नहीं हो। तो मैं एक तरफ पार्ट लिख दे रहा हूँ और एक तरफ उसका डिस्क्रिप्शन लिख दे रहा हूँ, है ना। तो हमने ये पार्ट लिखा एक तरफ, पार्ट लिख दिया, और इधर उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया, है ना, कि उस पार्ट में क्या दे रखा है, पार्ट और फिर डिस्क्रिप्शन, पार्ट और फिर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, पार्ट और फिर ये उसका एक तरफ डिस्क्रिप्शन, है ना। बीच में लाइन भी खींच दें तो सही रहेगा, कि बीच में हमने लाइन भी खींच दी एक, और इधर भी नीचे भी लगा दिया, इसको लाइन बंद कर दी, है ना। चलो, पार्ट 0, सबसे पहले क्या है, पार्ट 0। ठीक है, पार्ट 0, पार्ट 0, पार्ट 0 में क्या लिखा है, इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच, प्री रिक्विसाइट्स, है ना, प्री, अभी एक्सप्लेन भी कर दूंगा क्या मतलब है ना, कुछ कुछ चीज़ों में एक्सप्लेनेशन लगेगा, बाकी कहीं नहीं लगेगा। प्री रिक्विसाइट्स फॉर अप्लाइंग, फॉर अप्लाइंग, फॉर अप्लाइंग प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, प्रोविजंस ऑफ द कोड, प्रोविजंस ऑफ द कोड, है ना। भैया, इस कोड को आपको फील्ड में कैसे अप्लाई करना है ना, मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको इस कोड के प्रोविजंस को कैसे अप्लाई करना है, वो इस पार्ट 0 में बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 0 हो गया, पार्ट 1। पार्ट 1 में दे रखी है आपको डेफिनेशंस, पार्ट 1 में दे रखी है डेफिनेशंस। अगेन पार्ट 2, पार्ट 2 में क्या दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दे रखा है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब क्या है भैया, बिल्डिंग के लिए आप कोई भी एक बॉडी बनाओगे, है ना, कि भैया बिल्डिंग, इस शहर में कैसी बिल्डिंगें बनेगी, क्या क्या लॉज रहेंगे, उनके लिए एक बॉडी बनाओगे, फिर उस बॉडी में ऑफिशियल्स रहेंगे, तो वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात कहाँ पे करी गई है, पार्ट 2 में। पार्ट 3 में क्या बात करी गई है, डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स, पार्ट 3 में डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स, डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स, डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स एंड जनरल बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स, एंड जनरल
बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, एंड जनरल बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स। ये पार्ट 3 में है ना। पार्ट 4 में फायर एंड लाइफ सेफ्टी। अब यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एक पीएससी में क्वेश्चन आया था कि नेशनल बिल्डिंग कोड के किस पार्ट में फायर सेफ्टी के बारे में बात करी गई है, तो वहाँ पे आपका आंसर होना था पार्ट 4, है ना। अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे, पार्ट 5, पार्ट 7, पार्ट 9 और पार्ट 4, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन होना था पार्ट 4। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फायर एंड लाइफ सेफ्टी, फायर एंड लाइफ सेफ्टी, फायर एंड लाइफ सेफ्टी। चलो अब जरा थोड़ी सी लाइन खींच दे, है ना, तो सही रहेगा, नहीं तो अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि पार्ट 0 पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है। अरे ये हो गया हमारा पार्ट 0 1। अरे यार क्या हो रहा है, ये पार्ट 1 हो गया, फिर ये पार्ट 2 हो गया, फिर ये पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, बचे हुए पार्ट लिखते हैं। टोटल 12 पार्ट हैं, ठीक है। टोटल कितने पार्ट हैं? 12 पार्ट है ना। तो यहाँ पे हमने फिर से अगेन पार्ट लिखा और उसका डिस्क्रिप्शन लिखा, डिस्क्रिप्शन, पार्ट एंड देन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। लाइन खींच दें। पार्ट 4 तक हो गया था हमारा। अब हम पार्ट 5 पे आते हैं ना, कि पार्ट 5 में क्या बताया गया है। तो देखो पार्ट 5 में क्या बताया गया है, बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में बताया गया है। पार्ट 5 में बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में बताया गया है, बिल्डिंग मटेरियल्स। देन पार्ट 6 में स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, पार्ट 6 में स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के बारे में बताया गया है पार्ट 6 में। पार्ट 7 में बताया गया है आपको कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड सेफ्टी। ये हो गया आपका पार्ट 7। पार्ट 8 में बताया गया बिल्डिंग सर्विसेज के बारे में, पार्ट 8 में बताया गया है बिल्डिंग सर्विसेज के बारे में। पार्ट 8 हो गया आपका बिल्डिंग सर्विसेज। पार्ट 9 में क्या बताया गया है, पार्ट 9 में प्लम्बिंग सर्विसेज, है ना। पार्ट 9 में प्लम्बिंग सर्विसेज, पार्ट 9 हो गया आपका प्लम्बिंग सर्विसेज, है ना। इसमें और क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, है ना, इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। देन आपका पार्ट 10 में क्या दे रखा है, पार्ट 10, पार्ट 10 में दे रखा है लैंडस्केप डेवलपमेंट, लैंडस्केप डेवलपमेंट, लैंडस्केप डेवलपमेंट, लैंडस्केप डेवलपमेंट, साइंस एंड आउटडोर डिस्प्ले स्ट्रक्चर्स, साइंस एंड आउटडोर डिस्प्ले स्ट्रक्चर्स, साइंस एंड आउटडोर डिस्प्ले स्ट्रक्चर्स, आउटडोर डिस्प्ले स्ट्रक्चर्स, आउटडोर डिस्प्ले स्ट्रक्चर्स, ठीक है। बस आपको इसे किसे याद रखना है, पार्ट दे रखा है, पार्ट में पार्ट नंबर क्या है और पार्ट में क्या दे रखा है, ठीक है। ज़्यादा हमको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा हमको सवाल आना है उस हिसाब से हमको बस प्रिपरेशन रखना है। देन ये 7th पे लाइन हो गई, 8th पे लाइन हो गई, 9th पे लाइन हो गई एंड 10th पे, है ना।
दो पार्ट और बचे, उनको भी लिख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट अगेन पार्ट और डिस्क्रिप्शन। पार्ट यानी डिस्क्रिप्शन, इधर पार्ट और डिस्क्रिप्शन, लाइन खींच दें। ज़्यादा बड़ा तो लगना नहीं है, तो बीच में से यहीं से एक लाइन खींच देते हैं। क्या है अब? पार्ट 11 है ना, पार्ट 11। पार्ट 11 में क्या दे रखा है? अप्रोच टू सस्टेनेबिलिटी। अप्रोच टू सस्टेनेबिलिटी। अप्रोच टू सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी, अप्रोच टू सस्टेनेबिलिटी। और पार्ट 12 में दे रखा है असेट एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट। पार्ट 12 में दे रखा है असेट एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट। असेट एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट। असेट एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट, चलो तो ये पार्ट वाला काम तो हमारा खत्म हुआ। अब हमको जो इस पे देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग भी दे रखा है ऑक्यूपेंसी के बिहाफ पे। नेशनल बिल्डिंग कोड में बिल्डिंग्स का क्लासिफिकेशन दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी। ठीक है, तो ग्रुप में डिवाइड करा गया है बिल्डिंग्स को। ठीक है, ग्रुप में डिवाइड करा गया है। तो चलो अब मैं एक एक करके लिख देता हूँ फटाफट। क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी। ठीक है, ये भी नेशनल बिल्डिंग कोड में ही दे रखा है, और इससे भी बहुत बार सवाल आए हैं, इससे सबसे ज़्यादा बार सवाल आए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी। ठीक है, तो इसमें एक तरफ ग्रुप दे रखे हैं है ना। मैं बताता हूँ आपको इसमें फिर से कैसा पूछेगा आपसे, है ना। देखो इसमें ऐसा लिखा हुआ रहता है ग्रुप ए, है ना। ग्रुप ए में कौन सी बिल्डिंग आती है, ग्रुप बी में कौन सी बिल्डिंग आती है ना, ग्रुप बी में कौन सी बिल्डिंग आती है, एंड सो ऑन। तो मैं एक एक तरफ ग्रुप का कॉलम बना दे रहा हूँ और उस तरफ बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन लिख दे रहा हूँ, है ना। तो ताकि बार बार एक ग्रुप लिखने में टाइम वेस्ट नहीं हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा ग्रुप, और यहाँ पे लिख दिया बिल्डिंग क्लासिफिकेशन। ठीक है, बिल्डिंग क्लासिफिकेशन। ठीक है, बिल्डिंग क्लासिफिकेशन, साइन खींच दें। ग्रुप ए में है ना, ग्रुप ए में रेसिडेंशियल बिल्डिंग डाली गई है। ग्रुप ए में कौन सी बिल्डिंग है? रेसिडेंशियल, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ग्रुप बी में, ग्रुप बी में है आपकी एजुकेशनल बिल्डिंग, है ना। ग्रुप बी में है आपकी एजुकेशनल बिल्डिंग। ग्रुप बी में है आपकी एजुकेशनल बिल्डिंग। ग्रुप बी में है आपकी एजुकेशनल बिल्डिंग। ग्रुप सी में है आपकी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। ग्रुप सी में है आपकी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। ग्रुप सी में है आपकी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। नेक्स्ट ग्रुप डी में है आपकी असेंबली बिल्डिंग। 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 ग्रुप ई में है आपकी बिजनेस बिल्डिंग। ग्रुप ई में है आपकी बिजनेस बिल्डिंग, बिजनेस बिल्डिंग। ग्रुप ई में है आपकी बिजनेस बिल्डिंग। ग्रुप एफ में है आपकी मर्केंटाइल बिल्डिंग। ग्रुप एफ में है आपकी मर्केंटाइल बिल्डिंग, मर्केंटाइल बिल्डिंग। ग्रुप एफ में है आपकी मर्केंटाइल बिल्डिंग। दो ग्रुप और बचे हैं, सॉरी तीन ग्रुप और बचे हैं, जी एच और जे, है ना। तो फिर से पीछे लिखना पड़ेगा ग्रुप, ग्रुप और क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग, क्लासिफिकेशन
ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, ये टेबल बन गई हमारी प्रॉपर, है ना। एक मिनट जरा देख लें, हाँ एफ तक हो गया था, है ना, एफ तक हो गया था। एफ के बाद आया हमारा जी, है ना, एफ के बाद आया हमारा जी, एफ के बाद आया हमारा जी। जी में है आपकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, जी में है आपकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, जी में है आपकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। एच में है आपकी स्टोरेज बिल्डिंग, एच में है आपकी स्टोरेज बिल्डिंग, एच में है आपकी स्टोरेज बिल्डिंग। और जे में है आपकी हजार्डस बिल्डिंग, जे में है आपकी हजार्डस बिल्डिंग। ध्यान रखना आई नहीं है, ठीक है, आई नहीं है, ध्यान रखना, हजार्डस बिल्डिंग। तो ये सारों को अब आपको ध्यान रख लेना है, एक बार लर्न करके चले जाना एग्जाम से पहले अच्छे से, है ना। ज़्यादा दिन तो बचे नहीं, एक दो दिन ही बचे हैं, बट एक बार देख जाना, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है सारी चीज़ें, है ना, जो ज़रूरी है वही बातें भी लिखी हैं। चलो, ये हो गया हमारा, है ना, नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से बिल्डिंग्स का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, अब हमको एक टॉपिक और देखना है, बाई लॉज, है ना। अब वो बाई लॉज भी नेशनल बिल्डिंग कोड में दे रखे हैं, बहुत सारे हैं, पर जो जरूरी हैं वो मैं आपको बता दूंगा अभी, है ना, थोड़ी सी 5-10 मिनट के अंदर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, कौन कौन से जरूरी हैं। तो उन पे हम एक बस शर्त ही ले पाएंगे, है ना, ज़्यादा तो कुछ उनमें कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर कुछ भी पूछ लिया तो फिर हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है बिल्डिंग कोड, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, चलो अब उसको देखते हैं हम, है ना। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग बाय लॉज, ठीक है। तो हमने हेडिंग डाली बिल्डिंग बाय लॉज, पेन सिलेक्ट नहीं हुई, पेन सिलेक्ट कर ले, 2 मिनट, ठीक है। चलो, तो बिल्डिंग बाय लॉज, ठीक है, बिल्डिंग बाय लॉज, बाय लॉज। सबसे पहले तो हम बिल्डिंग बायलॉज को समझ लें कि बिल्डिंग बायलॉज क्या होते हैं। देखो, ये बिल्डिंग बायलॉज जो है ना, प्रोविजंस है। अब इनको कौन कौन बना सकता है, देखो, एक तो मैंने आपको बताया नेशनल बिल्डिंग कोड बनाता है बिल्डिंग बायलॉज, ठीक है। तो ये जो प्रोविजंस है बिल्डिंग बायलॉज जो है वो क्या है, प्रोविजंस है जिनको नेशनल बिल्डिंग कोड बनाता, नेशनल बिल्डिंग कोड में दिए हुए हैं। या टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज़ बना सकती है, या अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बना सकती है, या वहाँ की जो लोकल म्यूनसिपालिटीज़ हैं वो भी बना सकती हैं, है ना। तो रिजिड नहीं रहना है हमको ऐसा कि भाई बिल्डिंग बायलॉज सिर्फ नेशनल बिल्डिंग कोड में ही दिए गए हैं। बिल्डिंग नेशनल बिल्डिंग कोड में तो दिए गए हैं, पर वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ जैसे म्यूनसिपालिटीज़ वगैरह, है ना, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ये भी बना सकती हैं। तो अब मैं इनको लिख देता हूँ, है ना, और एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बिल्डिंग बायलॉज कुछ नहीं है, प्रोविजंस है ना। अच्छा हाँ, एक बात तो रह गई, बिल्डिंग बायलॉज क्या है, प्रोविजंस है, बिल्डिंग से रिलेटेड है ना। अच्छा, क्यों बने हैं ये लोगों की सेफ्टी के लिए बने हैं, ठीक है। अब लोगों की सेफ्टी किससे, तो वो भी हम आगे देख लेंगे कि भैया अगर मान लो आग लग गई, कोई स्ट्रक्चरल फेलियर हो गया, है ना, या फिर कोई मान लो सेस्मिक एक्टिविटी हो गई, तो उस कंडीशन में वहाँ जो रहने वाले लोग हैं या आसपास से जो गुजरने वाले लोग हैं उनको कम से कम नुकसान हो, इसलिए ये बिल्डिंग बायलॉज बनाए गए हैं। चलो, अब इनके बारे में यही जो बातें मैंने समझाई हैं इनको लिख देता हूँ। अगर मेरे से बोलने में समझ में नहीं होगी तो शायद वो जो राइटअप रहेगा वो आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहेगा। तो मिनिमम प्रोविजंस, है ना, बिल्डिंग बायलॉज क्या चीज़ है, मिनिमम प्रोविजंस, मिनिमम प्रोविजंस, मिनिमम प्रोविजंस डिजाइंड फ्रॉम, डिजाइंड फ्रॉम, मिनिमम प्रोविजंस डिजाइंड फ्रॉम नेशनल बिल्डिंग कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड बाय टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज, 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 कॉमा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज, कॉमा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज,
अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज एंड म्यूनिसिपालिटीज MUNICIPALIES टू प्रोटेक्ट द प्रोटेक्ट द किसको किसको बचाना है? पहला, इनमेट्स लिविंग इन द हाउस, इनमेट्स लिविंग इन द हाउस, इनमेट्स लिविंग इन द हाउस, inmates living in the house, inmates living in the house। सेकंड, सेकंड है आपका नाइबर्स, ठीक है, सेकंड है आपका नाइबर्स। थर्ड है आपका थर्ड है आपका पब्लिक पासिंग बाय द साइड ऑफ द बिल्डिंग, पब्लिक पासिंग, पब्लिक पासिंग बाय द साइड ऑफ द बिल्डिंग, बाय द साइड ऑफ द बिल्डिंग, बाय द साइड ऑफ द बिल्डिंग। चलो, अब किस चीज़ों से बचाना है ये भी लिख लेते हैं, है ना, बाय द साइड ऑफ द बिल्डिंग। किससे बचाना है? अगेंस्ट, अगेंस्ट स्ट्रक्चरल फेलियर्स, अगेंस्ट स्ट्रक्चरल फेलियर्स, अगेंस्ट स्ट्रक्चरल फेलियर्स, फायर एक्सीडेंट्स, फायर एक्सीडेंट्स, फायर एक्सीडेंट्स एंड इनसैनिटरी कंडीशंस, एंड इनसैनिटरी कंडीशंस, एंड इनसैनिटरी कंडीशंस, sanitary conditions are called building bylaws, are called building bylaws, are called building bylaws। तो एक बात तो ध्यान रखना है ना कि सिर्फ नेशनल बिल्डिंग कोड में ही दिए गए हैं बिल्डिंग लॉज, या सिर्फ नेशनल बिल्डिंग कोड ही बना सकता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी एसएससी वगैरह में क्वेश्चन भी आया था, है ना, उसमें यही दिया गया था कि लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा जो मिनिमम रूल्स बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो उसमें ऑप्शन करेक्ट वही बिल्डिंग बाय लॉज हुआ था ना, और डेफिनेशन भी यही है, देखो, है ना, कि लोकल अथॉरिटीज़ भी मिनिमम रूल सेट कर सकती हैं बिल्डिंग्स के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे, या बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, तो उनको भी हम क्या कहेंगे? बिल्डिंग बाय लॉज ही कहेंगे। अब बिल्डिंग बाय लॉज बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, तो बिल्डिंग बायलॉज बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि पहला चीज़ तो भाई हेपाजार्ड जो डेवलपमेंट होता है उसको रोका जाए, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट को अव्यवस्थित नहीं करना है अपने को, है ना, मतलब डेवलपमेंट तो आप कर रहे हो पर प्लानिंग के साथ नहीं कर रहे हो, अव्यवस्थित कर रहे हो, कुछ भी करे जा रहे हो, नहीं, ये नहीं करना है, हमको व्यवस्थित डेवलपमेंट करना है, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हजार्ड डेवलपमेंट से बचाना है हमको। उसके बाद देखो, ओपन स्पेस को रेगुलेट करना है ना, कि भाई आपने कोई बिल्डिंग बनाई तो उसके चारों तरफ जो है ओपन स्पेस होना चाहिए। फिर स्टैंडर्ड डायमेंशन सेट करना है वेरियस स्ट्रक्चरल एलिमेंट के, है ना, जो भी अलग अलग स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं उनकी स्टैंडर्ड डायमेंशन बता दो कि भैया इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा। उसके बाद देखो, बिल्डिंग बाय लॉ प्लानिंग डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन, बिल्डिंग में जो भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट है उनके प्लानिंग डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? कि भैया सेस्मिक एक्टिविटी के टाइम इनमेट्स जो है वो अफेक्ट नहीं हो, इसलिए। उसके बाद जो भी इनमेट्स उस बिल्डिंग में रह रहे हैं उनको इजीली एक्सेस मिले, कहाँ पे? जैसे वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिक पावर है ना, या पब्लिक सीवर है। तो मालूम पड़ा यार पानी से रिलेटेड कोई समस्या आ गई, तो पानी से रिलेटेड अगर उस बिल्डिंग में कोई समस्या आ गई तो जहाँ पे उसकी मोटर वगैरह लगी है वहाँ पे इजीली एक्सेसिबल हो वो जगह, है ना, ताकि लोग चेक करने जा सके कि यार समस्या क्या आई है ना। सीवर चोक हो गया है तो मालूम पड़ा सीवर खोलते ही नहीं बन रहा है ना, सीवर चोक हो गया, अब उसको सीवर को चोकिंग हटाना है उसकी, तो मालूम पड़ा सीवर तक जाते ही नहीं बन रहा है ना, उस वहाँ तक जाने का रास्ता ही नहीं छोड़ा आपने, तो वो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। उसके बाद फायर से अगर कोई डैमेज होता है बिल्डिंग को तो इनमेट्स अगेन प्रभावित नहीं हो, इससे रिलेटेड भी बिल्डिंग बायलॉज बनाए गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है, अभी कुछ कुछ रीज़न जो है ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे मैं आपको लिखते रहा हूँ, वैसे ये मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया भी तो आप समझ लोगे आराम से कि यार हाँ यार इसके लिए हमको बिल्डिंग बायलॉ होना जरूरी है, क्योंकि बिल्डिंग बायलॉ तो आपको मैंने बता ही दिया कि प्रोविजंस हैं ये, तो बस ठीक है, मिनिमम। चलो, तो अब ऑब्जेक्टिव हम लिख लेते हैं कुछ कुछ, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो आप उसको टिक कर सको सही सही। तो यहाँ पे हमने लिखा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिल्डिंग बायलॉज, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ
बिल्डिंग बाय लॉज, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग बाय लॉज। चलो पहला ऑब्जेक्टिव अब शॉर्ट शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यार, है ना, ताकि तुम्हारा भी टाइम वेस्ट नहीं हो। तो प्रोहिबिटेड, है ना, पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोहिबिट, प्रोहिबिट हपाजार्ड डेवलपमेंट, हपाजार्ड, HAPHAZARD, हपाजार्ड डेवलपमेंट। ठीक है, हपाजार्ड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को फिर से लिखते हैं सही सही, हपाजार्ड डेवलपमेंट, हपाजार्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है आपका क्या, रेगुलेट ओपन स्पेस अराउंड द बिल्डिंग, है ना, रेगुलेट ओपन स्पेस अराउंड द बिल्डिंग, ओपन स्पेस अराउंड द बिल्डिंग। अब देखो ये ओपन स्पेसेस के बारे में इतनी डाटा दे रखा है, इतना डाटा दे रखा है कि साइड ओपन स्पेस कितनी होना चाहिए, फ्रंट ओपन स्पेस कितनी होना चाहिए, रियर ओपन स्पेस कितनी होना चाहिए, है ना। तो वो डाटा तो लिखने से हमको कोई मतलब भी नहीं है और हम इतना याद भी नहीं कर पाएंगे, तो हम बस ये बेसिक बेसिक पढ़ ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख दिया हमने टू रेगुलेट ओपन स्पेस अराउंड द बिल्डिंग, अराउंड द बिल्डिंग, द बिल्डिंग। नेक्स्ट अगला पॉइंट है स्टैंडर्ड डायमेंशंस, स्टैंडर्ड डायमेंशंस, स्टैंडर्ड डायमेंशंस फॉर वेरियस स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, स्टैंडर्ड डायमेंशन फॉर वेरियस स्ट्रक्चरल एलिमेंट। फोर्थ पॉइंट, बायलॉज, बायलॉज, बायलॉज रेगुलेट द, रेगुलेट द प्लानिंग, रेगुलेट द प्लानिंग, डिजाइन, प्लानिंग, डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन, एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस, वेरियस स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, है ना, यस, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग, यस, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ, ये भी लिख दिया हमने। नेक्स्ट बात, टू गेट इजी एक्सेस, है ना, इजी एक्सेस यूटिलिटीज, है ना, यूटिलिटीज, ठीक है, वो बताया ना, वो पाइप का, सीवर का, है ना, इलेक्ट्रिक का, ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, ये मैंने आपको लिख दिए हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स, है ना। तो इस इन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के हमने बिल्डिंग बाय लॉ बनाए हैं, ठीक है। चलो अब हम जो जो जरूरी जरूरी जानकारी है उनको लिखना चालू करते हैं फटाफट। देखो अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, ठीक है, क्या होती है, बिल्डिंग फ्रंटेज, ठीक है, बिल्डिंग फ्रंटेज। बिल्डिंग फ्रंटेज क्या चीज़ होती है, बिल्डिंग फ्रंटेज वो स्पेस होती है जो कि आप किसी भी रोड की एक्सट्रीम एज से लेके तो बिल्डिंग लाइन के सामने तक छोड़ते हो, ठीक है। अभी मैं डायग्राम बना के भी बताऊंगा, पहले मैं बोल दूं फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले मैं मतलब मैं समझा दूं आपको, फिर मैं डायग्राम भी बना दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो बिल्डिंग फ्रंटेज क्या होती है, ये स्पेस होती है, ठीक है, ये स्पेस होती है कहाँ से, रोड की एक्सट्रीम एज से लेके बिल्डिंग लाइन तक की, ठीक है। अब ये क्यों छोड़ी जाती है, ये इसलिए छोड़ी जाती है कि मान लो अगर फ्यूचर में सरकार को कुछ एक्सपांशन करना पड़ा, या तो रोड को चौड़ा करना पड़ा, या वहाँ पे कुछ और दूसरी एक्टिविटी सरकार को करना पड़ी, तो सरकार को लैंड की कमी महसूस नहीं हो, है ना, या लैंड एक्वायर करने में दिक्कत नहीं आए, इसलिए ये बिल्डिंग फ्रंटेज छोड़ा जाता है। अब मैं एक बार डायग्राम बना के बताता हूँ आपको, फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखो ये आपकी रोड है मान लो, ठीक है, ये आपकी क्या है, रोड है ना, ये आपकी रोड है और ये आपका प्लॉट है, ये क्या है, आपका प्लॉट है। प्लॉट को अपन वाइट कलर से बना लेते हैं, ठीक है, ये आपका प्लॉट है, ये आपका प्लॉट है, ये आपका, ये आपका प्लॉट है, ठीक है।
अब इस प्लॉट के अंदर बिल्डिंग लाइन रहेगी, ठीक है, क्या रहेगी, बिल्डिंग लाइन, है ना। अभी मैं फिर अभी आपको इसको जब लिखूंगा तो और क्लियर कट लिखवा दूंगा, है ना, कि भाई प्राइवेट लैंड पे भी हमको जगह छोड़ना पड़ती है। प्राइवेट लैंड मतलब हमने जो प्लॉट खरीदा है ना, उस पे भी हम पूरे पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, उस पे भी हमको जगह छोड़ना पड़ेगी। तो देखो ये हमने बनाया हमारी बिल्डिंग लाइन, ठीक है, ये हमने हमारी बनाई बिल्डिंग लाइन, ये हो गई मान लो हमारी बिल्डिंग लाइन। अब बिल्डिंग लाइन क्या है, बिल्डिंग लाइन वो चीज़ है कि भैया जहाँ तक आप अपने कंस्ट्रक्शन कर सकते हो बस, है ना। आपको अगर मान लो मकान बनाना है तो आपका मकान बस बिल्डिंग लाइन के पीछे पीछे बनेगा, इतने एरिया में, है ना, यहाँ यहाँ बनेगा, इधर इधर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो ना, इसके आगे नहीं जा सकते, बिल्डिंग लाइन के आगे आप नहीं कूद सकते कंस्ट्रक्शन में। इवन आपका जो सनशेड वगैरह भी रहते हैं वो भी बिल्डिंग लाइन को पार नहीं करना चाहिए, है ना। अगर सनशेड भी लगाया तो बिल्डिंग लाइन के पीछे पीछे ही रहना चाहिए। चलो इसको मिटा दिया हमने। तो ये जो जगह है देखो, ये वाला जो गैप है ना, ये रोड की एक्सट्रीम एज है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, अरे यार डिलीट करना पड़ेगा। हाँ, ये वाला जो गैप है ये कहलाता है बिल्डिंग फ्रंटेज। क्या कहलाता है, बिल्डिंग फ्रंटेज। इतनी दूरी जो ये है ये कहलाती है बिल्डिंग फ्रंटेज, ठीक है। तो मैंने आपको समझा भी दिया, अब इसी बात को मैं लिख भी देता हूँ अच्छे से, है ना। चलो, तो बिल्डिंग फ्रंटेज हमने लिखा सबसे पहले, बिल्डिंग फ्रंटेज, है ना, बिल्डिंग फ्रंटेज, फ्रंटेज, बिल्डिंग फ्रंटेज क्या चीज़ होती है, it is the width of clearance of land, it is the it is the width of it is the width of clearance of land, the width of clearance of land, width of clearance of land to be left, to be left, to be left। अब कहाँ पे छोड़ना है, रोड के सामने, है ना, बिफोर अ रोड, बिफोर अ रोड, बिफोर अ रोड, विद इन द प्राइवेट प्लॉट, विद इन द प्राइवेट प्लॉट, विद इन द प्राइवेट प्लॉट, टू फैसिलिएट, है ना, किस कारण से छोड़ना है, तो टू फैसिलिएट, फैसिलिएट वाइडनिंग ऑफ रोड्स इन फ्यूचर, वाइडनिंग ऑफ रोड्स, वाइडनिंग ऑफ रोड्स इन फ्यूचर, वाइडनिंग ऑफ रोड्स इन फ्यूचर, ठीक है। और मिनिमाइजिंग साउंड पॉल्यूशन एक्सेट्रा, मिनिमाइजिंग, मिनिमाइजिंग साउंड पॉल्यूशन, मिनिमाइजिंग साउंड पॉल्यूशन, और भी कई सारे कारण हो सकते हैं जिनके कारण हमको ये चीज़ छोड़ना पड़ती है, ठीक है। अब एक डेफिनेशन और है वो भी लिखवा दे रहा हूँ मैं इसको, ना, जो मैंने आपको समझाने में ली थी। इसको मैंने क्यों लिया था, इस डेफिनेशन को मैंने इसलिए लिया था कि देखो ये प्राइवेट प्लॉट, ये वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, प्राइवेट प्लॉट, ये जो वर्ड यूज हुआ है इसके लिए मैंने आपको यूज करा था ये डेफिनेशन, ठीक। तो भैया प्राइवेट जमीन के अंदर भी हमको जगह छोड़ना पड़ेगी, है ना, मिनिमाइजिंग था ये, ठीक है। चलो बिल्डिंग फ्रंटेज, है ना, या और करके लिख दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ, बिल्डिंग फ्रंटेज, फ्रंटेज, frontage is the margin to be left beyond, is the, wait for a minute, ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं ना इसको। बिल्डिंग फ्रंटेज इज द मार्जिन, बिल्डिंग फ्रंटेज इज द मार्जिन टू बी लेफ्ट, टू बी लेफ्ट beyond the extreme edge, beyond the, beyond the extreme edge, beyond the extreme edge, beyond the extreme edge of the road, of the road, beyond the extreme edge of the road, to the front of building line, to the front of building line, the front of building line, the front of building line। अब देखो बिल्डिंग लाइन को उसने क्लियर कट डिमार्केशन करा है, देखो कैसे, इंक्लूडिंग,
excavation including excavations for foundation for foundations for foundations foundations and and projections of sunsets sunsets or or balcony or balcony of of superstructure, ठीक है, ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। मतलब ये जो आपको फाउंडेशन भी खोदना है ना, फाउंडेशन के लिए जो एक्सकेवेशन करना है वो भी आपका बिल्डिंग लाइन के अंदर ही रहना चाहिए। और ये प्रोजेक्शन ऑफ सनसेट का तो मैंने बता ही दिया था आपको कि ये भी बिल्डिंग लाइन के अंदर ही रहना चाहिए, बिल्डिंग लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे हमने बिल्डिंग फ्रंटेज को समझ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेटबैक लाइन को समझना है ना, सेटबैक लाइन या फ्रंट बिल्डिंग लाइन। ये वही चीज़ है ना, ये जो बिल्डिंग फ्रंटेज है ना, ये बिल्डिंग फ्रंटेज तो एक पूरी जगह थी, विड्थ थी, है ना, पूरी क्या थी, विड्थ थी। अब ये एक लाइन है, ये लाइन वही है जो बिल्डिंग लाइन अभी मैंने आपको बताई ना, कि जहाँ तक हम को खाली जगह छोड़ना है रोड के एक्सट्रीम एज से लेके। ये डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं। सेटबैक लाइन, सेटबैक लाइन और फ्रंट बिल्डिंग लाइन, और फ्रंट बिल्डिंग लाइन, फ्रंट बिल्डिंग लाइन, फीडबैक लाइन और फ्रंट बिल्डिंग लाइन। क्या है इसकी डेफिनेशन देखो, इट इज द लाइन, इट इज द लाइन, इट इज द लाइन इनसाइड द प्लॉट। देखो मैंने प्लॉट के अंदर ही बनाई थी ना बिल्डिंग लाइन, इट इज द लाइन इनसाइड द प्लॉट, है ना। जो भी मैंने पीछे आपको डायग्राम बना के बताया था उसमें जो मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई थी प्लॉट के अंदर, है ना, वही बिल्डिंग लाइन थी। और मैंने आपको बोला भी था कि ये प्लॉट के अंदर रहती है, इनसाइड द प्लॉट, अप टू विच अप टू विच up to which we can extend our construction, up to which we can extend our construction, extend our construction, up to which we can extend our construction। तो यहाँ पे आके हमने हमारा बिल्डिंग लाइन को भी समझ लिया और सेटबैक लाइन को भी समझ लिया, है ना। अब देखो हर प्लॉट में क्या होता है, मिनिमम फ्रंटेज रखना जरूरी होता है। अब इनकी वैल्यूज दे रखी हैं, है ना, नेशनल बिल्डिंग कोड में, बट अब हम वो नहीं लिख रहे हैं, हम बस टर्म्स को समझ ले रहे हैं, है ना। नेक्स्ट चलो, अब और कोई सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं देखता हूँ, है ना, और उसको डिस्कस करते हैं अब अपन। ठीक है, अब देखो एक जो क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, कई एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रियर ओपन स्पेस का, है ना। मैंने आपको बताया था कि ये ओपन स्पेस अराउंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ये भी बिल्डिंग बाय लॉज के तहत डिसाइड करके दे दी गई है कि आपको हर बिल्डिंग के अराउंड में कितनी ओपन स्पेस रखना है। तो अब जो क्वेश्चन कई बार आया हुआ है उसको मैं लिखवा दे रहा हूँ ना, रियर ओपन स्पेस से रिलेटेड वो क्वेश्चन है। तो अब एक नोट पॉइंट करके लिखते हैं अपन, ना, नोट पॉइंट करके लिख लेते हैं रियर ओपन स्पेस। ठीक है, इसका ध्यान रखना, रियर ओपन स्पेस, रियर ओपन स्पेस, रियर ओपन स्पेस, ठीक है। एवरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग, एवरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग, एवरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग, एवरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग shall have shall have a rear open space, shall have a rear open space forming an integral part of the site, forming an forming an integral part of the site, forming an integral part of the site, forming an integral part of the site। अब ये जो डाटा है इसको ध्यान रखना, ठीक है। द एवरेज विड्थ, द
एवरेज विड्थ, द एवरेज विड्थ of rear open space of rear open space, the average width of rear open space should be 3 meter, should be 3 meter, should be 3 meter, but at no place, but at no place, at no place, but at no place measuring less than 1.8 meter, measuring less than 1.8 मीटर है ना, measuring less than 1.8 मीटर। जो रियर ओपन स्पेस है वो 3 मीटर चौड़ी होती है एवरेज, है ना। एवरेज कितनी होती है, 3 मीटर चौड़ी होना चाहिए। बट किसी भी प्लेस पे एक 1.8 मीटर से कम तो वो चौड़ी होना ही नहीं चाहिए, है ना, उससे ज़्यादा ही रखना है आपको 1.8 मीटर से। और एवरेज कितनी रहती है, 3 मीटर चौड़ी ओपन स्पेस छोड़ी जाती है हर रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। ध्यान रखना, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए लिखा है अपन ने। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट एक बाय लॉ है वो है मिनिमम स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ बिल्डिंग एलिमेंट, ठीक है। तो वो भी हम देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे दो टर्म डिफाइन होती है, एक फ्लोर एरिया रेशियो डिफाइन होता है और एक फ्लोर स्पेस इंडेक्स डिफाइन होता है। फ्लोर एरिया रेशियो आप लोगों को, कई लोगों को पता होगा, है ना। बट यहाँ पे मैं जो चीज़ बता रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो मिनिमम मिनिमम स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ, बस एक 10-15 मिनट का और बचा है, हमारा हो जाएगा काम, है ना। मिनिमम स्टैंडर्ड डायमेंशंस, minimum standard dimensions of building element, of building element, है ना, building elements। तो मिनिमम स्टैंडर्ड डायमेंशन बिल्डिंग एलिमेंट की डिफाइन करने के लिए हमको क्या चीज़ों की, दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है ना। पहला तो क्या होगा, एक एरिया का लिमिटेशन आएगा। क्या क्या आएगा, देखो कोई भी बिल्डिंग बनाना है आपको तो उसमें दो लिमिटेशन हमेशा रहते हैं। एक होता है एरिया का लिमिटेशन और दूसरा होता है हाइट का लिमिटेशन, ठीक है। तो इसलिए फ्लोर एरिया रेशो टर्म डिफाइन करी गई है। इसलिए क्या करी गई है, फ्लोर एरिया रेशो टर्म डिफाइन करी गई है। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, एरिया और हाइट के जो रिस्ट्रिक्शन है, एरिया और हाइट के जो रिस्ट्रिक्शन है इनको इनकॉर्पोरेट करती है। अभी मैं एक साथ में एग्जांपल लूंगा, उससे पूरा समझ में आ जाएगा, पहले मेरे को लिख देने दो बस। तो पहला है हमारा फ्लोर एरिया रेशो, पहला है हमारा फ्लोर एरिया रेशो, फ्लोर एरिया रेशो, फ्लोर एरिया रेशो। अब फ्लोर एरिया रेशो को हम पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद समझाता हूँ मैं इसको। द लिमिटेशन ऑफ एरिया एंड हाइट, the limitation of area and height, the limitation of area and height, area and height, the limitation of area and height of the buildings, of the buildings, the limitation of area and height of the buildings of different types of construction and occupancy of different types of different types of construction and occupancy of different types of construction and occupancy is achieved by is achieved by is achieved by satisfying floor area ratio, by satisfying floor area ratio, floor area ratio, है ना। शॉर्ट में बोलते हैं इसको FAR, ठीक है। अब FAR का मैं फॉर्मूला पहले आपको बता दूं। FAR का फॉर्मूला क्या होता है, FAR इज इक्वल्स टू, है ना, ये FAR कुछ नहीं है, फ्लोर एरिया रेशियो ही है ना, टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स, टोटल कवर्ड एरिया of all floors, of all floors, of all floors, divided by area of plot, divided by area of plot, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है फ्लोर एरिया रेशियो की, जो एरिया और हाइट पे लिमिटेशन होती है ना, अलग अलग बिल्डिंग के लिए, है ना।
उस लिमिटेशन को अचीव कैसे कर लिया जाता है, फ्लोर एरिया रेशियो को सेटिस्फाई करके। ठीक है, अब इस चीज़ को समझाने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपका प्लॉट साइज है 15 मीटर बाय 20 मीटर का। आपका प्लॉट साइज कितना है, 15 मीटर बाय 20 मीटर का। ठीक है, अब जिस एरिया में आप रह रहे हो वहाँ का फ्लोर एरिया रेशियो दे रखा है, वहाँ की जो भी लोकल अथॉरिटी है वो कितना दे रखा है, 2। कितना दे रखा है, 2। ठीक है, तो अब देखो, अब हम यहाँ से निकालते हैं कि उस प्लॉट पे हम टोटल कितना एरिया में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो फ्लोर, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी, फ्लोर एरिया रेशियो की वैल्यू रखी 2, है ना, अपॉन में वो सॉरी इज इक्वल्स टू लगाया टोटल एरिया, है ना, टोटल कवर्ड एरिया, अभी मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ बस, टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर। ठीक है, ऑल फ्लोर्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ प्लॉट कितना हो जाएगा, 300, है ना, 15/20 मतलब 300 मीटर स्क्वायर। तो देखो, अगर आप जिस भी एरिया में रह रहे हो वहाँ का फ्लोर एरिया रेशियो 2 है ना, तो आप इस गिवन प्लॉट साइज पे कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, टोटल 600 मीटर स्क्वायर का। कितना कर सकते हो, 600 मीटर स्क्वायर का। अब कैसे करोगे भाई, 300 एक फ्लोर पे करोगे और 300 दूसरे फ्लोर पे करोगे। ठीक, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, मतलब आप वहाँ पे तीसरी मंजिल बना ही नहीं सकते। वहाँ पे आप तीसरी मंजिल बना ही नहीं सकते। ग्राउंड फ्लोर रहेगा 300 मीटर स्क्वायर का और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर रहेगा 300 मीटर स्क्वायर का। इससे ज़्यादा आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से मैं यहाँ तक आपको समझाने में वो रहा हूँगा क्या, मेरी बात शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब जैसे मान लो कि अब एरिया का लिमिटेशन है। ठीक है, क्या लिमिटेशन है, एरिया का लिमिटेशन है। इसी एग्जांपल में मैं आगे बता रहा हूँ आपको। मान लो आपको एरिया का लिमिटेशन है, प्लॉट साइज तो 300 मीटर स्क्वायर है, पर आप एक फ्लोर पे 200 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फिर देखो टोटल पॉसिबल तो कितना है आपके पास, 600 मीटर स्क्वायर है ना, पर आप एक फ्लोर पे 200 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो फिर इस 600 को कैसे डिवाइड होगा, हर फ्लोर पे 200 मीटर स्क्वायर, हर फ्लोर पे 200 मीटर स्क्वायर। या आप बदल भी सकते हो, मेरा मतलब यहाँ पे ये क्या है कि ये हाइट बढ़ जाएगी। अब कितने फ्लोर हो जाएंगे, टोटल 3 फ्लोर हो जाएंगे, है ना। किसी पे आप 150 कर दो, किसी पे आप 250 कर दो, फिर किसी पे आप 200 कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। बट मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि जो एरिया और हाइट का रिस्ट्रिक्शन रहता है उसको हम किसके थ्रू सेटिस्फाई करते हैं, फिर फ्लोर के थ्रू सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो पहले वाले एग्जाम्पल में किसका रिस्ट्रिक्शन था, हाइट का, कि 2 मंजिल से ज़्यादा नहीं बना सकते। दूसरे वाले एग्जाम्पल में किसका रिस्ट्रिक्शन था, एरिया का रिस्ट्रिक्शन था, कि 200 मीटर स्क्वायर एरिया से ज़्यादा पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। चलो, मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। मैंने फ्लोर एरिया रेशियो को आपको समझा दिया कि इसका यूज़ क्या है, एग्जाम में सवाल आ सकता है, ध्यान रखना। एरिया और हाइट का रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्लोर एरिया रेशियो का यूज़ करते हैं। अब एक और ऐसी कैसी टर्म है, सेम है, उसका मतलब भी यही होता है, बट उसका नाम अलग रख दिया है, उसका नाम रख दिया है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ठीक है, वो परसेंटेज के फॉर्म में रहती है, वो किसके फॉर्म में रहती है, परसेंटेज के फॉर्म में रहती है ना। और ये रेशो के फॉर्म में रहता है ना। अब फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए मैं यहाँ डेटा लिख दे रहा हूँ एक, फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, है ना, फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, फॉर फॉर ओहो, पेन कभी कभी दिक्कत देने लगता है। फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, है ना, एफ की एक रेंज दे रखी है ना। एफ की रेंज दे रखी है कितनी, 0.33 से 2, 0.33 से 2 तक। ठीक है, इतना फ्लोर एरिया रेशो आप ले सकते हो। चलो, अब हम दूसरा टर्म देख लेते हैं कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स, है ना। दूसरी टर्म है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। दूसरी टर्म है आपकी फ्लोर स्पेस इंडेक्स, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। इसका भी सेम वही मतलब है ना, अभी क्योंकि अब मैं जब लिखूंगा तो वो आप क्लियर हो जाएगा। देखो एफ एस आई, बस ये परसेंटेज के फॉर्म में शो किया जाता है। एफ एस आई इक्वल टू टोटल बिल्टअप एरिया, टोटल बिल्टअप एरिया, टोटल बिल्टअप एरिया, है ना, या ऐसा लिख दो टोटल परमिसिबल बिल्टअप एरिया, टोटल परमिसिबल बिल्टअप एरिया, टोटल परमिसिबल बिल्टअप एरिया, टोटल परमिसिबल बिल्टअप एरिया ऑन ऑल फ्लोर्स, है ना।
in all floors divided by area of plot। ठीक है, एरिया ऑफ प्लॉट, ये हो गया। ठीक है, हाँ, अब एक आता है हाइट ऑफ बिल्डिंग कि आप किसी भी बिल्डिंग की मैक्सिमम हाइट कितनी रख सकते हो। ठीक है, तो अब उसके लिए 3 क्लॉज है ना, वो याद रखना, हो सकता है उससे क्वेश्चन आ जाए। तो मैं यहाँ पे उसको भी मेंशन कर दे रहा हूँ, मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग, मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग, मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग, मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग। देखो, पहला पॉइंट मैक्सिमम हाइट में, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ फिर समझा दूंगा और फिर डायग्राम बना के भी बता दूंगा। यहाँ पे भी फिर एक अच्छी चीज़ है, उसका ध्यान रखना। द मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग, द मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग, द मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग, द मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग shall not exceed shall not exceed 1.5 times 1.5 times the width of road abutting the width of road abutting width of road abutting plus the front open space plus the front open space plus the front open space front open space। अब इस बात को मैं समझा देता हूँ, है ना, पिच डायग्राम बना के। देखो, जो जो भी आप बिल्डिंग बना रहे हो, है ना, उसके सामने जो भी रोड है, ठीक है, तो जैसे ये मान लो ये रोड है, ये रोड है, ठीक है, ये हो गई आपकी रोड। ठीक है, इसकी कुछ विड्थ होगी, इस रोड की क्या होगी, कुछ विड्थ होगी। मान लो इस रोड की विड्थ है डब्ल्यू, इस रोड की विड्थ है डब्ल्यू। ठीक है, फिर यहाँ पे आपकी बिल्डिंग बन रही है ना, यहाँ पे क्या है, आपकी बिल्डिंग बन रही है, ये आपकी बिल्डिंग है ना, ये आपकी बिल्डिंग है। देन यहाँ पे बिल्डिंग लाइन होगी, है ना, यहाँ पे बिल्डिंग लाइन होगी, यहाँ पे आपकी कहीं बिल्डिंग लाइन होगी। ठीक है, तो ये आपकी होगी फ्रंट ओपन स्पेस, ये क्या होगी आपकी, ये होगी आपकी फ्रंट ओपन स्पेस, ये होगी आपकी फ्रंट ओपन स्पेस। ठीक है, तो इस प्लॉट पे जो भी बिल्डिंग बन रही है, इस प्लॉट पे जो भी बिल्डिंग बन रही है, उसकी हाइट 1.5 टाइम्स ऑफ ये विड्थ ऑफ रोड प्लस ये जो फ्रंट ओपन स्पेस है एस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आ गई बात समझ में? मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलो इसको इरेज करते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है ना, इसी में सेकंड पॉइंट है ना कि मैक्सिमम हाइट किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए बिल्डिंग की। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो, सेकंड पॉइंट बोल रहा है इफ़ अ बिल्डिंग अबर्ट्स, है ना, अब्यूट मतलब फेस करना, है ना, अब्यूट मतलब कि आपकी घर के दरवाजे के सामने कौन सा रोड आ रहा है ना, वो। इफ़ अ बिल्डिंग अब्यूट्स, इफ़ अ बिल्डिंग अब्यूट्स, इफ़ अ बिल्डिंग अब्यूट्स on two or more streets on two or more streets, the building abuts on two or more streets of of different width of different widths different widths, the building shall be deemed 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 to face upon the street face upon the street face upon the street that has greater width,
that has greater width, that has greater width। तो जैसे मान लो आपका कॉर्नर का प्लॉट है ना, वहाँ पे दो रोड आ रही है ना, तो उन दोनों रोड में से जो रोड चौड़ी वाली रहेगी है ना, उस रोड को माना जाएगा कि आपकी बिल्डिंग फेस कर रही है ना। और फिर बाकी की पूरी कहानी वैसी जैसे हमने पीछे करी थी कि उस रोड की विड्थ का 5 टाइम्स प्लस जो आपने फ्रंट ओपन स्पेस छोड़ी वो उस वैल्यू से ज़्यादा आपकी बिल्डिंग की हाइट नहीं होना चाहिए। अब देखो जैसे क्या होता है, कभी कभी बिल्डिंग जो एरोड्रम वाले एरिया रहते हैं ना, मतलब जहाँ एयरपोर्ट वाले एरिया रहते हैं, उनके अगल बगल अलग रूल रहते हैं बिल्डिंग की हाइट से रिलेटेड। तो वो कौन डिसाइड करता है, वो वही अथॉरिटी डिसाइड करती है, कौन सी, एरोड्रम वाली। तो उस पॉइंट को भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मेंशन कर दे रहा हूँ। क्या लिखा, इन द विसिनिटी ऑफ एरोड्रम्स, इन द विसिनिटी ऑफ एरोड्रम्स, द विसिनिटी ऑफ एरोड्रम्स, द विसिनिटी ऑफ एरोड्रम्स, द विसिनिटी ऑफ एरोड्रम्स, द मैक्सिमम, the maximum height of the building, the maximum height of the building, the maximum height of the building is fixed in, is fixed in, is fixed in consultation with, is fixed in consultation with civil aviation authorities, civil aviation authorities। ठीक है, ये बात भी मैंने लिख दी। अब देखो यहाँ पे एक रूल होता है ना 63.5 रूल, ठीक है, उसको भी मैं लिख रहा हूँ, हो सकता है उससे क्वेश्चन आ जाए। देखो एक हमने ट्राइंगल वाला पढ़ा था उधर पीछे है ना, जो मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें, और यहाँ पे भी एक रूल है, तो उसको भी मैं लिख देता हूँ पहले और फिर समझा दूंगा। तो 63.5 रूल, 63.5 रूल, 63.5 रूल, ये लिखा हमने यहाँ पे 63.5 डिग्री है ना, 63.5 डिग्री है ना, हाफ, 63.5 डिग्री रूल। ये रूल क्या कहता है, देखो ये रूल कहता है द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, the height of a building, the height of a building, the height of a building should be such that, should be such that, should be such that the angle made from the angle made from the angle made from the extreme edge of the road, extreme edge of the road on the opposite side, on the opposite side to the top of the building, the top of the building, the top of the building, the top of the building should not be greater than, should not be greater than, should not be greater than, should not be greater than 63.5 डिग्री, 63.5 डिग्री। देखो क्या बोल रहा है, जैसे मान लो ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक, मतलब ये बिल्डिंग की हाइट है इतनी है ना, ये आपकी बिल्डिंग की हाइट है। अब इसके सामने एक रोड है, इसके सामने क्या है, एक रोड है, तो ये रोड बना लिया हमने, ठीक, रोड हमने बना लिया, रोड, ये हो गया आपका रोड, ये इतना चौड़ा आपका रोड है, ठीक। ये इस रोड की एक्सट्रीम एज है ना, अपोजिट साइड वाली, बिल्डिंग के साइड वाली नहीं, बिल्डिंग से अपोजिट साइड वाली। एक एज तो ये हो गई, एक एज है ना, दूसरी एज कौन सी है, ये वाली है, ठीक है, दूसरी एज ये है।
तो अपोजिट एज से बोल रहा है, तो जब आप अपोजिट एज से बिल्डिंग के टॉप को देखो, है ना, तो आपका जो एंगल बन रहा है वो 63.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यही जब आप देख रहे हो बिल्डिंग को, ठीक है, तो ये जो एंगल यहाँ पे बना है ये 63.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 63.5 डिग्री। ठीक, इतनी ही हाइट रखना है। ये जो एंगल है ये 63.5 डिग्री से ज़्यादा ना हो, यही बोल रहा है 63.5 डिग्री रूल। किसके लिए? ये हाइट के लिए, याद रखना किसके लिए 63.5 डिग्री रूल, बिल्डिंग की हाइट के लिए, है ना, कि जब आप बिल्डिंग के सामने जो रोड है उसकी अपोजिट एज से बिल्डिंग के टॉप को देखो, तो जो आपका एंगल है वो 63.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अब मैं कुछ छोटा छोटा डाटा दे दे रहा हूँ, है ना, जो हमारे एक नॉर्मल बिल्डिंग में रूम्स होते हैं उनके एरिया का, उनका जो मिनिमम एरिया है उनकी हाइट का। ठीक है, तो वो डाटा मैं दे दे रहा हूँ, आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो रूम, है ना, यहाँ पे लिख दिया रूम। हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अब पहली बार होगा ये सारी चीज़ें तो पता चलेगा अब, है ना, बट हम एक शर्त ही ले सकते हैं कि ये आ जाए, मिनिमम एरिया और हाइट, है ना, मिनिमम। चलो, रूम का नाम लिखा हमने, कोई भी हैबिटेबल रूम। हैबिटेबल रूम में कौन कौन आता है? बेडरूम आता है, लिविंग रूम आता है, ड्राइंग रूम आता है, डाइनिंग रूम आता है और स्टडी रूम आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हैबिटेबल रूम। हाँ, यहाँ पे लिखा हमने पहला हैबिटेबल रूम, है ना। हैबिटेबल मतलब जहाँ कोई ना कोई रह रहा है। ठीक है, हैबिटेबल रूम, हैबिटेबल रूम। ठीक है, हैबिटेबल रूम जो भी है उसका मिनिमम एरिया 9.5 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, है ना, उसका जो मिनिमम एरिया है वो 9.5 मीटर होना चाहिए, और उसकी जो हाइट है वो 2.75 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। उसकी जो हाइट है वो 2.75 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका किचन, है ना। अभी और हैबिटेबल रूम में क्या क्या आते हैं वो पीछे नोट करके लिख दूंगा मैं। किचन का एरिया 5 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, और इसकी भी हाइट 2.75 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। देन आपका आया बाथरूम एंड डब्ल्यूसी, है ना, बाथरूम एंड वाटर क्लोजेट, बाथरूम एंड वाटर क्लोजेट, वाटर क्लोजेट। ठीक है, बाथरूम एंड वाटर क्लोजेट। ठीक है, बाथरूम का जो मिनिमम एरिया है वो 1.8 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम विड्थ, है ना, 1.8 मीटर स्क्वायर, एंड मिनिमम विड्थ 1.2 मीटर, एंड मिनिमम विड्थ पूरा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एंड मिनिमम विड्थ 1.2 मीटर फॉर बाथरूम, फॉर बाथरूम, फॉर बाथरूम। और डब्ल्यू सी के लिए कितना होना चाहिए? 1 पॉइंट, यहाँ पे मैं ऐसा स्टार लगा देता हूँ ताकि ये समझ में आ जाए, क्लियर कट डिमार्केशन हो जाए ना। और डब्ल्यू सी के लिए होता है 1.1 मीटर स्क्वायर, है ना, मिनिमम एरिया डब्ल्यू सी के लिए 1.1 मीटर स्क्वायर, एंड मिनिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ 0.9 मीटर, मिनिमम विड्थ 0.9 मीटर फॉर डब्ल्यू सी, फॉर डब्ल्यू सी। ठीक है, ये हो गया। अब इनकी हाइट जो होना चाहिए वो 2.1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, इन दोनों की, है ना, और इनकी बाथरूम की और वाटर क्लोजेट की, है ना, इनकी जो हाइट होना चाहिए वो 2.1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आया स्टोर रूम। ठीक है, स्टोर रूम का हो गया आपका कितना? स्टोर रूम कौन सा नंबर था ये? यहाँ तो ऐसा लिखना है ना, रूम लिखना है डायरेक्ट, सॉरी, रूम मिनिमम एरिया और हाइट, है ना। तो फिर से एक कॉलम बना लेते हैं, रूम, रूम मिनिमम एरिया, मिनिमम एरिया और हाइट, रूम मिनिमम एरिया और हाइट। तो अब आया हमारा स्टोर रूम। ठीक है, अब कौन सा नेक्स्ट रूम आया हमारा? स्टोर रूम। ठीक है, रूम आया हमारा स्टोर रूम। स्टोर रूम में कौन सा जाएगा? स्टोर रूम में, स्टोर रूम का मिनिमम एरिया 3 मीटर स्क्वायर है ना, स्टोर रूम का मिनिमम एरिया 3 मीटर स्क्वायर है, और इसमें हाइट 2.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, है ना, नॉट लेस देन 2.2 मीटर। फिर गैराज, ठीक है, गैराज या गाड़ी वगैरह रखते हैं अपन, गैराज का जो है वो मिनिमम एरिया 12.5 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, और जो विड्थ होना चाहिए वो 2.4 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, विड्थ जो है वो 2.4 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अब मैं नोट करके स्टेयर केस के लिए लिख दे रहा हूँ, नोट, है ना, नोट करके मैंने स्टेयर केस के लिखा, फॉर स्टेयर केस, फॉर स्टेयर केस। ठीक है, स्टेयर केस में क्या क्या आ जाएगा? द मिनिमम विड्थ, है ना, मिनिमम विड्थ ऑफ स्टेयर केस, मिनिमम
विड्थ ऑफ स्टेयर केस, मिनिमम विड्थ ऑफ स्टेयर केस वो होती है 1 मीटर, है ना। और मिनिमम क्लियर हेडरूम, मिनिमम क्लियर हेडरूम, मिनिमम क्लियर हेडरूम ये होता है 2.2 मीटर स्टेयर केस के केस में, 2.2 मीटर। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है ना। यहाँ पे आके हमने ख़त्म कर लिया है अपना। अब एक बात और, वो जो मैंने लिखवाए थे आपको, क्या बोला था, हैबिटेबल रूम, है ना। हैबिटेबल रूम में कौन कौन से रूम आते हैं उनको भी मेंशन कर देता हूँ मैं। हैबिटेबल रूम, इसमें कौन कौन से रूम आते हैं। बेडरूम आएगा, बेडरूम, लिविंग रूम, लिविंग रूम, फिर आएगा आपका ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम, देन आपका डाइनिंग रूम, है ना, डाइनिंग रूम, फिर आपका आएगा स्टडी रूम, स्टडी रूम। ठीक है। तो चलो, मेरी तरफ से जो मैं कर सकता था, जो जो मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा था, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब कभी टाइम मिला तो एक वीडियो और बना दूंगा एनकैप डॉक्यूमेंट के ऊपर, है ना। ठीक है, थैंक यू।